Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Welcome to lecture number 3 for class 9 civics chapter number 2 that is constitutional design. आज हम फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करने वाले हैं. मेन जो मेजर पार्ट था इस चैप्टर का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देख लिया कि भाई केस स्टडी क्या थी साउथ अफ्रीका की. फिर हमने ये देख लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया. राइट, अब एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा जो फिलॉसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हम प्रीएम्बल कह रहे हैं, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन. राइट, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव जो वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनको अलग से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से भी समझ सकते हैं. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रीएम्बल को समझा दिया जाए, क्योंकि अगर आप प्रीएम्बल समझ लेते हैं तो आपको कोर समझ में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो चलो बिना देर किए चलते हैं फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर. दैट इज आवर प्रीएम्बल. हियर इट इज. लेट अस सी what preamble exactly is. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. ये वो core philosophy है जो मतलब एक basis है जिसके ऊपर पूरे constitution को बनाया गया है. constitution क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा बल्कि है और लेंथीएस्ट है इन दी वर्ल्ड. अब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बोरोड है ना, उधार पर लिया हुआ है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पहले बन चुके थे, हमने उनके फीचर्स देखे और उन फीचर्स के बेसिस पर हमने क्या किया, जो हमारी कंट्री के लिए सही था उसको वैसे मोल्ड किया और फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, लेकिन फिर भी जब हमने अपनी कंट्री के हिसाब से उन सारे कंसेप्ट को मोल्ड किया, जैसे कि अगर हम बोलें कि हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो क्या हमने एज इट इज़ यूएसए के फंडामेंटल राइट उठा के अपने सिटीजन को दे दिए? नहीं, हमने उसको मॉडिफाई किया कि हमारे यहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं, हमारे यहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी है और हमारे यहाँ का रीजन कल्चर कैसा है, उसके बेसिस पर हमने मॉडिफिकेशन किया. ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही पढ़ना है कि कौन सी फिलोसफी है जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट. एक स्टैंडर्ड यानी कि एक बेस प्रोवाइड कर दे रहा है आपको. ठीक है, किस चीज़ के लिए बेस प्रोवाइड कर रहा है कि आप एग्जामिन कर सकते हैं, सही और गलत में फ़र्क निकाल सकते हैं ना, इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को अंडर क्रिटिसिज्म रख के, उसके अगेंस्ट और उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देख पाएंगे आप. ठीक है, एक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे. एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी लॉ या फिर जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है वो कैसी होनी चाहिए, ये कैसे मेजर करेंगे हम या कैसे एग्जामिन करेंगे, एक स्टैंडर्ड थॉट को लेकर, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर. और ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? ये है हमारा प्रीएम्बल. ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, कि कोई भी लॉ अच्छा है या कोई भी एक्शन गवर्नमेंट का अच्छा है या बुरा है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड कर सकते हैं जो प्रीएम्बल एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, जो प्रीएम्बल अपनी बेसिक वैल्यूज़ बता रहा है, उनको एग्जामिन करके. ठीक है, और बेसिकली ये काम किसका है? ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम फ्री सिटीज़न हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक अथॉरिटी दी गई है वो दी गई है आपके सुप्रीम कोर्ट को. राइट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं उनका एग्जैक्टली मतलब क्या है और वो किस सिचुएशन में कैसे लागू होती है. ठीक है, इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी कि आत्मा, और आत्मा का मतलब क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बेसिक है, वो कौन है? प्रीएम्बल. राइट, चलो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को. वैसे अगर आप अनुशाला के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने जो हमारे शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, 1 मिनट के जो शॉर्ट्स होते हैं, उसमें मैंने प्रीएम्बल के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझाने की कोशिश की. पूरा प्रीएम्बल उसमें हमने 1 बाय 1 करके कुछ 12 से 13 शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था. राइट, अब अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ये एक प्रिसाइज वीडियो होगा जिसमें आप पूरे प्रीएम्बल को एक साथ समझ सकते हैं. ठीक है, तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें, रादर अभी मत करो, पूरा देख लो, पसंद आए तब करना. राइट, कमेंट करके मुझे बताएं, और अब तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो कर ही लेना चाहिए. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रीएम्बल. यहाँ पर अब आप देख पाएंगे कि मैंने ना 2 कलर्स का यूज़ किया है, और आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि प्रीएम्बल को जनरली 2 कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है. कारण क्या है? ये जो हमने ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है
ये हैं कुछ बेसिक वर्ड्स, है ना, कि इनके बेसिस पर ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। ये वही बेसिक वैल्यूज़ हैं, वही सारे स्टैंडर्ड हैं जो प्रीएम्बल देता है ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन कर सकें, है ना। चलो, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसकी बात हो रही है? वी यानी हम सारे लोग। कौन है हम सारे? द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? पीपल के पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रीएम्बल क्या बता रहा है कि ये प्रीएम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है? ये हम लोगों ने दिया है अपने आप को, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ना हमें किसी गवर्नमेंट ने दिया है, ना हमें किसी फॉरेन रूल ने दिया है कि हमें ब्रिटिशर्स देकर चले गए, नहीं, और ना ही हमने किसी से उधार लिया है। ये हमने खुद बनाया है, अपने लिए बनाया है, राइट। इसलिए इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इवन आपके एमसीक्यूज़ में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द थ्री फर्स्ट वर्ड्स ऑफ व्हाट आर द फर्स्ट थ्री वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। तो आपको वी द पीपल ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। यही फर्स्ट थ्री वर्ड्स हैं इसके, है ना। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या है, या इनके आगे के जो वर्ड्स लिखे हैं, फ्रेजेस लिखे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रीएम्बल को ध्यान रखें, 4-5 बार देखेंगे, ईजिली याद हो जाएगा, है ना। चलो, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ठीक है। हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं? रिजॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक निश्चय कर लेना मन में, ठीक है। हम सारे लोगों ने मिलकर एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम अपनी इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम तय कर चुके हैं कि इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए, राइट। टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट यानी बनाना, इंडिया इनटू अ, कैसी कंट्री में बनाना चाहते हैं? जो कि सोवरीन होनी चाहिए, सोशलिस्ट होनी चाहिए, सेक्युलर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और रिपब्लिक होनी चाहिए। ये 5 टर्म्स की मदद से हमने एक लाइन में ये बता दिया कि इंडिया कैसी कंट्री होनी चाहिए। अब ये वर्ड्स कैसे हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एक टर्म में बहुत बड़े मतलब को समझाने की कोशिश करते हैं, सम अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सोवरीन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सोवरीन का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी पर्टिकुलर टेरिटरी में अगर खुद के डिसीजंस खुद ले रहा है बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए या बिना किसी के अंडर प्रेशर आकर, तब आप उसको कहेंगे सोवरीन, ठीक है। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली किससे? ब्रिटिश रूल से, राइट। ये तो हम सबको पता है। अब ब्रिटिश रूल से जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहला एक जो वैल्यू थी, सबसे पहला जो एक रीज़न था हमारा इंडिपेंडेंट होने का, वो ये था कि भाई हम किसी और की बात नहीं मानना चाहते थे। जो हमारी कंट्री का नहीं है, जो हमारी कंट्री के बारे में नहीं जानता, हम उस व्यक्ति की बात क्यों मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम अपनी कंट्री को बनाएंगे सोवरीन, मतलब कि अब अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक और एक सोवरीन कंट्री है तो इंडिया अपने डिसीजंस खुद से लेगा, चाहे नेशनल इश्यूज़ के बारे में हो, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में हो, या किसी भी दूसरे मैटर के बारे में हो। इंडिया को कोई भी फॉरेन पावर, चाहे ब्रिटेन खुद क्यों ना हो जिसने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया है, वो खुद भी अब हमें नहीं बता सकता कि क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। चाइना, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, कोई भी कंट्री इंडिया को नहीं कह सकती कि आप ये कर लो, और इंडिया को करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पहला ही वर्ड देख लिया कि भाई हम सोवरीन हैं। अब हम अपने डिसीजंस खुद से लेंगे, हमें कोई भी फॉरेन पावर ये नहीं बताएगी क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। हाँ, एज इन जनरल एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है उस एडवाइस को मानने का, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने जीवन के डिसीजंस अकेले खुद से ले सकती हूँ, जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं या जिनको लेकर मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं सारे डिसीजंस खुद से ले पा रही हूँ बिना किसी के प्रेशर में आए या बिना किसी के मेथड्स को फॉलो करते हुए, तो मैं सोवरीन हूँ, ठीक है। लेकिन कंट्री के सोवरीन होने का मतलब क्या है कि नेशनल एज वेल एज इंटरनल मैटर्स में कंट्री खुद अपने डिसीजंस लेगी, कोई भी फॉरेन पावर या कोई भी अथॉरिटी उसको नहीं बताएगी क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट जो एक टर्म है ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब बेसिकली सोशलिस्ट कौन होता है? जो सोशलिज्म को मानता है, ठीक है। और अब ये सोशलिज्म क्या है? ये एक ऐसा
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कहेंगे जो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई रिसोर्सेज जो हैं वो लोगों में बराबरी से बटे होंगे, किसी भी एक अथॉरिटी के पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। सारा पैसा हो, वेल्थ की बात करें या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो ये सब कुछ लोगों में डिवाइडेड है और ये बिलोंग करता है लोगों को, पीपल को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे चाइना है एग्जाम्पल, अब चाइना तो एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है ना, तो चाइना क्या करती है, चाइना की गवर्नमेंट के पास होते हैं रिसोर्सेस, अब वो डिसाइड करेगी कि कैसे क्या बांटना है। लेकिन इंडिया में कैसा है, क्योंकि एक सोशलिस्ट कंट्री हम इसको बनाना चाहते थे, तो हमने देखा कि भाई जो पूरी कंट्री है वो लोगों को ही बिलोंग करती है। अब लोगों को बिलोंग करती है तो कंट्री के रिसोर्सेज भी तो लोगों को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया को कैसी कंट्री बनानी थी, सोशलिस्ट, ताकि हम कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के कन्फ्लिक्ट में फंस के ना रह जाएं, है ना। कैपिटलिस्ट मतलब जो एक रिच सेक्शन है जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है, बहुत सारा पैसा है ना, रिसोर्सेज ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है। और वर्किंग क्लास कौन होती है, जो लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं या डेली वेज पर अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। जब आप 9th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना, सोशलिज्म इन रशिया, तब आपको सोशलिस्ट और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बाकी इन जनरल एक बेसिक आइडिया रखने के लिए जितना मैंने बताया उतना सफिशिएंट है, ठीक है। सेक्युलर, अगेन आपने ये वर्ड सुना होगा, सेक्युलर का मतलब है रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। अच्छे से सुने, मैंने कहा कि इंडिया की गवर्नमेंट का, इंडिया की स्टेट का, स्टेट यानी पॉलिटिकल टर्म, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, दे आर वेरी मच फ्री टू फॉलो विच एवर रिलीजन दे फील गुड विद इन, ठीक है। अगर मैं अपना आज रिलीजन चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो मैं अडल्ट हूँ और दूसरी चीज़ मेरी गवर्नमेंट ने मुझे ये अधिकार दिया, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि आज इंडिया की गवर्नमेंट बोल दे कि आज से हम एक हिंदू नेशन है, या आज से हम एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही प्रमोट करेंगे, या सरकारी स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, यानी कि जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ प्रियम्बल, उसमें हम लिख चुके हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है, सेक्युलर। और ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे और इतनी डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए, पीसफुली हैंडल करने के लिए सेक्युलरिज्म का होना ज़रूरी था। हालांकि ये बात अलग है कि प्रियम्बल एक आइडियोलॉजी को दर्शाता है, और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो ये बहुत अलग हो चुका है आज से, है ना। अब पता नहीं सेक्युलरिज्म का मतलब लोग क्या निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पर राइट्स कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे के रिलीजन को ख़राब करने की कोशिश, ख़राब बताने की कोशिश कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने रिलीजन को अच्छा बताने के चक्कर में पता नहीं क्या कर रहा है, राइट। जबकि रिलीजन का सीधा साफ मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप शांति से अपना रिलीजन मानो, दूसरे को मानने दो, सबकी रिस्पेक्ट करो, दैट्स इट, है ना। बेसिक चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर हम रिलीजन चिल्ला रहे हैं और काम ही गलत कर रहे हैं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़, किसी का भी कोई भी रिलीजन उसको नहीं बचाएगा, गेटिंग। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता, इंडिया की गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी और सपोर्ट भी नहीं करेगी, लेकिन सारे रिलीजन्स को बराबरी से, इक्वालिटी से सपोर्ट करेगी कि ठीक है, सब अपना अपना फ्लरिश कर सकते हैं। भाई आप अपने स्कूल खोल सकते हो, आप अपने फेस्टिवल्स मना सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो, ठीक है, आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, राइट। सो दिस इज़ हाउ इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, कारण क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक नेशन डिक्लेयर कर चुका है कि भाई पाकिस्तान जो है इट इज़ एन इस्लामिक स्टेट। अब स्टेट के आगे लगा है इस्लामिक, इसका मतलब क्या है कि स्टेट का रिलीजन है इस्लाम, राइट। तो वो एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, क्योंकि कंट्री की गवर्नमेंट का एक रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। और अब इसी बात है कि अगर उसका खुद का ऑफिशियल रिलीजन है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक, अब इसका मतलब तो हमें पता ही है, इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर इन इंडिया, आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी होगी कि भाई हम अपने लोगों को इलेक्ट करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यूज़ करके,
और उस इलेक्शन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे वो हमारी कंट्री को गवर्न करेंगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या है? अब इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, रिपब्लिक का मतलब बहुत लंबे समय तक पता नहीं चलता है। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कंट्री का हेड, कंट्री का जो लीडर है, सबसे पहला व्यक्ति है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो ये जो प्रेसिडेंट है, अगर इसका भी इलेक्शन होता है, अगर ये भी इलेक्टेड है, तब हम कहेंगे कि हमारी कंट्री कैसी है? रिपब्लिक, राइट। लेकिन अगर किसी कंट्री में ये हेड ऑफ द स्टेट जो है, कंट्री का जो हेड है, वो ही इलेक्टेड नहीं है, वो एक किसी पर्टिकुलर हेरिडिटरी फैमिली से चला आ रहा है, मतलब हेरिडिटरी पोजीशन उसको मिलती जा रही है, मोनार्की है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ये हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? किंग या फिर क्वीन। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रिटेन, यूके, राइट। अब वहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट तो ये किंग या क्वीन ही है, और ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, तो फिर ब्रिटेन क्या नहीं है? रिपब्लिक नहीं है। लेकिन ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं और वैसे ही गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो आई होप आपको रिपब्लिक का मतलब समझ में आया होगा। एक चीज़ और याद रखें, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट यानी कि कंट्री का सबसे बड़ा लीडर, वो हमारे यहाँ पर होता है प्रेसिडेंट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, यानी गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो आई होप आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हेड ऑफ द स्टेट, पूरी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? आपका प्राइम मिनिस्टर। ओके, याद रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आगे जाके इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। चलो, तो हमने इन 5 वर्ड्स के मतलब समझे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक। आई होप अब आपको बेस समझ में आएगा कि इंडिया को किस तरीके की कंट्री हम बनाना चाह रहे थे। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इतना तो करना ही है। ऐसी तो ये तो नेचर बता दिया हमने, इन 5 टर्म से हमने क्या बताया? नेचर। ठीक है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमने क्या बताया? अथॉरिटी, कि भाई ये प्रीएम्बल या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने आपको दे रहे हैं, ये किसने किसको दिया है, इसकी पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास, हम लोगों के पास है, हम इंडिया के सिटीजन्स के पास है। और हम अपनी कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं? तो ये 5 टर्म्स जैसा बनाना चाहते हैं। नेचर कैसा होना चाहिए हमारी कंट्री का? इस तरीके का। ठीक है। और अब आता है कि हम अपनी कंट्री को देना क्या चाहते हैं। ठीक है। क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे लोगों के पास, हमारे सिटीजन्स के पास? ठीक है। देखो, हम अपने लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई आपको जस्टिस भी मिलेगा, आपको लिबर्टी यानी कि फ्रीडम भी मिलेगा, इक्वालिटी समानता भी मिलेगी, और फ्रेटर्निटी यानी कि इन 3 को देखो, इसको बाद में पढ़ेंगे, फ्रेटर्निटी को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, राइट। अब सिर्फ इतने से काम खत्म नहीं हो गया। जस्टिस मतलब न्याय, सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। किस प्रकार का न्याय? इतना भी स्पेसिफाई किया है हमारे प्रीएम्बल ने। कैसा न्याय मिलना चाहिए? सोशल जस्टिस मतलब कि सोसाइटी में सारे लोग जो हैं उनको बराबर अधिकार होना चाहिए सोसाइटी में रहने का। ठीक है। जस्टिफाइड तरीके से लोगों को एग्जिस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। एग्जिस्ट करने का और साथ में फ्लरिश करने का, कि भाई मैं अपनी जो भी पर्सनल ग्रोथ चाहती हूँ वो करने का मौका मुझे मेरी समाज दे। ठीक है। सोसाइटी में मैं रह रही हूँ तो मेरे साथ उतना बराबरी से ट्रीटमेंट हो। ठीक है। न्याय होना चाहिए सबके साथ। देन इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि इकोनॉमिक स्फीयर में, कि भाई अगर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी काम करके, किसी भी स्किल को यूज़ करके कुछ भी अर्न करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं केपेबल हूँ और किसी और को मेरे बदले क्या मिल रही है? जॉब मिल जा रही है, या किसी और जो इनकेपेबल है या जिसकी पोटेंशियल नहीं है उतनी काम करने की, वो मेरे बदले वहाँ पर सिलेक्ट हो जा रहा है। तो ये मेरे साथ जस्टिस नहीं है। लेकिन किस टर्म में, किस स्फीयर में, किस जगह पर जस्टिस नहीं है? इकोनॉमी के टर्म्स में। ठीक है। तो हमारे पास सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है। अब पॉलिटिकल जस्टिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि पॉलिटिकल जस्टिस में हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इससे रिलेट करके 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है। अब ये आ जाता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस में। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा इलेक्शन बराबरी से लड़ने का अधिकार,
साथ में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने का ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीव्स, योर फेथ। ये भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए, ये जस्टिफाइड होना चाहिए कि भाई हाँ, हम समझदार हैं, हम वोट देने के लायक हैं, तो हम क्रिटिसाइज़ करने के भी लायक हैं और हम अप्रिशिएट करने के भी लायक हैं। ठीक है, हमें उससे रोका ना जाए कि नहीं अब आप सिर्फ वोट दे सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। गेटिंग? तो हमें क्या प्रोवाइड कराना है? जस्टिस, न्याय दिलाना है। देन हमें और क्या देना है लोगों को? लिबर्टी। लिबर्टी का सीधा साफ मतलब है फ्रीडम। ठीक है, अब किस चीज़ का फ्रीडम चाहिए? फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने का अधिकार। आप जो मर्जी चाहे आप सोच सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? चेहरे बनाने वाला एक्सप्रेशन नहीं, यहाँ पर एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वट एवर योर थाट्स आर। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, ये सब कुछ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, एक्ट करके कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, जो अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट होते हैं जैसे कि म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, इन सारी चीज़ों के थ्रू भी आप अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लिबर्टी है आपके पास, ये फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, बिलीव का मतलब क्या है कि किन चीज़ों पर आप मानते क्या हैं ना, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आप क्या आपके कोर बिलीव्स क्या हैं। ठीक है, उसको कहेंगे बिलीव। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर मैं जैसे ऐसा कहूँ कि मेरा मानना है कि भगवान के सामने बैठ के बहुत पूजा पाठ करना, अगरबत्ती चढ़ाना, मंदिर जाना डेली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि अपने काम में ईमानदार होना। ठीक है, अगर मैं मान रही हूँ कि वर्क इज़ वर्शिप, तो मैं अपना काम ढंग से कर रही हूँ और मैं जो बिलीव करती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रही हूँ, अपनी सर्वाइवल चला रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये मेरा बिलीफ है ना, हो सकता है कि कोई इससे एग्री ना कर रहा हो, लेकिन मेरे पास लिबर्टी है कि मैं अपने बिलीव्स लोगों के सामने रख सकती हूँ। ठीक है, मैं अपने बिलीफ लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ, उसको प्रमोट कर सकती हूँ। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स देकर समझा सकती हूँ कि मैं ऐसा बिलीव क्यों करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको बिलीव का मतलब समझ में आया होगा। फेथ यानी किन चीज़ों पर मुझे भरोसा है। ठीक है, कि क्या मैं मान रही हूँ कि पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, क्या मैं अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पा रही हूँ, ये मेरे फेथ है, ये मेरे विश्वास है कि मैं किन चीज़ों के बारे में क्या सोच पा रही हूँ। राइट, एंड वर्शिप, मुझे किस प्रकार से वर्शिप करनी है, मुझे करनी भी है वर्शिप या नहीं करनी, मुझे आस्तिक रहना है कि नास्तिक रहना है, मुझे किस भगवान को मानना है, किस धर्म को मानना है, किस तरीके से मुझे पूजा पाठ करनी है, 2 घंटे बैठ के पूजा करनी है कि 10 मिनट में चले जाना है कि बस हाथ जोड़ लेना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और मेरे पास लिबर्टी है। ठीक है, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता या मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है। ठीक है, अब जैसे अगर आप इसमें, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे जिनको बहुत मज़ा आता है आर्ग्यू करने में, उनका आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि नहीं हमारे मम्मी पापा तो बोलते हैं ऐसा करना है वैसा करना है। देखो, आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं बिकॉज दे आर योर फैमिली। ठीक है, आपके बिलीव्स और जो फेथ्स होते हैं वो आपकी फैमिली से ही बनते हैं। जो अपब्रिंगिंग आपकी होती है, जैसा आपको सिखाया जाता है, जनरली बच्चे वैसा ही सीखते हैं। खुद का दिमाग कम लगा पाते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तब लगाते हैं। ठीक है, वो आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे कैन नॉट फोर्स यू। ठीक है, और स्पेशली जब आप 18+ हो जाते हैं तब तो और ज़्यादा आपको इन चीज़ों के बारे में फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं बैठ के पूजा करो। ठीक है, क्योंकि वो एक ग्रोइंग एज होती है और आपका दिमाग जो होता है वो अपने खुद के ओपिनियंस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो इनहेरिटेड बिलीव्स और फेथ्स हैं। ठीक है, फिर हमें और क्या देनी है? इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी हमें पता ही है, बराबरी, समानता। लेकिन समानता किस चीज़ में देनी है? स्टेटस में। अब यहाँ पे स्टेटस का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो वो रिच हैं, वेल्दी हैं, कुछ लोगों के पास कम रिसोर्सेज हैं तो वो पुअर है या मिडिल क्लास है। ठीक है, लेकिन स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस का मतलब पैसे से नहीं है, कास्ट से नहीं है। स्टेटस का मतलब है कि आई एम अ ह्यूमन बींग एंड आई एम अ सिटीजन ऑफ माई कंट्री, यू आर ए ह्यूमन बींग एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो हम दोनों का जो लेवल है, हम दोनों का जो स्टेटस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई आपसे ये ना कहे कि यार मेरे पास इतना सारा पैसा है, ठीक है, आई एम अ रिच पर्सन एंड यू आर अ पुअर पर्सन, तो तुम्हारा स्टेटस मेरे से कम है। इकोनॉमिक स्टेटस मेरा कम हो सकता है, सोशल स्टेटस मेरा कम हो सकता है, लेकिन जब मैं बात करूँगी 2 सिटीजन्स की, तो सिटीजन्स का जो स्टेटस है वो बराबर, वहाँ पर हम उसको क्या दे रहे हैं? इक्वालिटी दे रहे हैं।
ठीक है, और साथ में किसी को भी उसके सोशल स्टेटस के साथ रहने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास अधिकार है ना, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे जाके, मेरे पास फ्रीडम है, मेरे पास जस्टिस के अधिकार हैं, तो मैं अपने स्टेटस से आगे निकलने के लिए स्किल सीख सकती हूँ, कुछ भी मेहनत कर सकती हूँ और इससे ओवरकम कर सकती हूँ, है ना। और मैं अपना अगर इकोनॉमिक स्टेटस चेंज कर लूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। गेटिंग? तो हमें इक्वालिटी देनी है स्टेटस की एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू, यहाँ तक देखो, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की तो बराबरी देनी है हमें, अपॉर्चुनिटीज़ की भी बराबरी देनी है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में 2-3 चीज़ें आ जाएंगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब अगर मैं बोलूँ तो होगा अवसर, चांस, मौका। ठीक है, हमें किसको मौका देना है, यहाँ पर एक तो बात हो रही है सोशल स्टेटस की भी, कि नो मैटर कोई भी पर्सन रिच है या पुअर है, उसको अपॉर्चुनिटी बराबर से मिलनी चाहिए। वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता है, उसको अपॉर्चुनिटी बराबरी से मिलनी चाहिए। यहाँ पर जेंडर पैरिटी भी आ जाएगा, है ना, या जेंडर इक्वालिटी जिसको हम कहेंगे, कि जितना आप अपॉर्चुनिटी मेल जेंडर को प्रोवाइड करा रहे हो, उतनी ही अपॉर्चुनिटी फीमेल जेंडर को भी मिलनी चाहिए, और साथ में उतनी ही अपॉर्चुनिटी जो आपका थर्ड जेंडर है, ठीक है, जिसको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनको भी बराबरी से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से इनको देखते हुए आ रहे हैं कि ठीक है कि जो अपॉर्चुनिटी मेन को है वही वेमेन को मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेन और वेमेन की अपॉर्चुनिटी में उतना बड़ा गैप नहीं है जितना मेन, वेमेन और ट्रांसजेंडर की अपॉर्चुनिटीज़ में। ठीक है, लोग अभी भी उनको जॉब्स देने में क्या कर रहे हैं, कतरा रहे। ठीक है, अभी भी उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लेने से पहले कतरा रहे। मतलब हम अभी भी एक जेंडर, थर्ड जेंडर जो इमर्ज हुआ है, पहले से था, हमने उसको मान्यता दी, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ किया, हमने आइडेंटिफिकेशन किया उसका, उस जेंडर को आज भी हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं बराबरी से। ठीक है, तो अगेन वी आर लैकिंग इन इट। लेकिन हमारा प्रीएम्बल कहता है कि भैया इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ की भी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें हर जेंडर को देनी है, हर कास्ट के पर्सन को देनी है, हर रिलीजन के व्यक्ति को देनी है, या वो सोसाइटी के किसी भी हिस्से से आ रहा है, उसके पास कम से कम अपॉर्चुनिटी तो बराबरी से होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बराबरी से अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर पा रहे, और उसके कारण भी अलग अलग है। ठीक है, कई जगह पर मेंटालिटी के कारण, कई जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही कम है, कई जगह पर जो एनवायरनमेंट है वो उतना सेफ़ नहीं है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी सारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलो, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि हम अपने सिटीजन्स को क्या सिक्योर करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो वर्ड है फ्रेटर्निटी, ये हम प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, उन सबके बीच में हमें क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी। और ये फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, सिंपली ब्रदरहुड। भाईचारा। ठीक है, अब भाईचारा तो सब समझते ही हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप को बाकी सोसाइटी के साथ, बाकी सिटीजन्स के साथ एक फैमिली की तरह आइडेंटिफाई करें, है ना, कि हम सारे लोग जो हैं हम सब में भाईचारा होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही कंट्री के सिटीजन्स हैं। ठीक है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड तो प्रमोट करना ही है। अश्योरिंग द डिग्निटी, ब्रदरहुड प्रमोट करने में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, और वो बातें क्या हैं, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करना है, बचाना है। ठीक है, मतलब कि हर व्यक्ति, अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरी एक डिग्निटी है, और वो डिग्निटी मुझे कोई और नहीं दे रहा, वो एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे पास है। ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करता है मेरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डिग्निटी मेरी है, इसको अश्योर करना, इसको मेंटेन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंडिविजुअल, जब आप फ्रेटर्निटी यानी जब हम भाईचारा प्रमोट कर रहे हैं पूरी इंडियन सोसाइटी में, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, उसको ठेस नहीं पहुँचे। ठीक है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पूरी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी है ना, एकता और अखंडता जो है, उसके साथ भी हम क्या ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है,
देखने में हमको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ छोटा सा 4-5 शब्द लिखे हैं, नहीं, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। इसलिए मैं समय लेकर आपको, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो गया, बट स्टिल मैं आपको पूरा समय लेके इसको समझा रही हूँ, क्योंकि एक बार प्रीएम्बल समझ लो, एक वीडियो देखो, ढंग का देखो और ख़त्म करो। 50 जगह हर वर्ड्स का अलग अलग मतलब ढूंढने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। चलो, लास्ट पैराग्राफ क्या बताता है ये हमने देखा। ये बताता है कि हम क्या देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यूज़ क्या देना चाहते हैं। लास्ट पैराग्राफ हमें बताता है टाइम और बेसिकली हम कहें तो डेट, कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या है, जब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, डेट है हमारे पास 26 ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर 1949 को डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट यानी कि हम अपना रहे हैं, इनैक्ट करने का मतलब है कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और हमने एक लॉ बनाकर उसको ऑफिशियल बना दिया है, हम उसको एक्सेप्ट करने तैयार हैं, ठीक है। एंड गिव टू आवरसेल्व्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आवरसेल्व्स क्यों आया, क्योंकि शुरुआत हमने की थी वी द पीपल ऑफ इंडिया से, ठीक है। कि हम सारे लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है, इंडिया के लोगों ने अपने आप को दिया है। कब दिया, 26 ऑफ नवंबर 1949। सी 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया था कि हाँ हम मान गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे ही बेसिक वैल्यूज़ के ऊपर बना और हम इसको फॉलो करने तैयार हैं। लेकिन ये फोर्स में कम आया है ना, मतलब इसको एनफोर्स कब से किया गया, 26 ऑफ जैन, यानी 2 महीने बाद 1950, ठीक है। इसलिए हम 26 ऑफ जनवरी को बनाते हैं रिपब्लिक डे, राइट। आई होप अब आपको प्रीएम्बल समझ में आया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीएम्बल, सिंपल है काफ़ी, बट ये है कि जब तक आपको कोर वर्ड्स के मतलब नहीं पता चलेंगे, जब तक आपको सोवरीन का मतलब नहीं पता, सोशलिस्ट सेक्युलर का मतलब नहीं पता, तो फिर प्रीएम्बल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक बार प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, सारे वर्ड्स के मीनिंग को जानें, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को, जब आप प्रीएम्बल को पूरा समझते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेस समझ में आने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने प्रीएम्बल पढ़ लिया तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी एक्सटेंसिव, ठीक है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप प्रीएम्बल पढ़ लेते हो तो आपको ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस सोच को, किस आइडियोलॉजी को दिमाग में रख के बना हुआ है, ठीक है। दैट इज़ वाई प्रीएम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हम लोगों के लिए, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसको समय समय पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट अटकता है ना, तो वो प्रीएम्बल उठा के देखता है कि क्या ये हमारे प्रीएम्बल की वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा है। अगर करा रहा है तो नहीं, फिर हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको ख़त्म करेंगे, रिपील करेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रीएम्बल। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको इतने के बाद भी, इतने डिटेल डिस्कशन के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई की मदद से क्या कर सकूँ, एक प्रॉपर जस्टिफाइड आंसर प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, आपके लिए फ्री है, मेरी थोड़ी मदद होती है, मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियोस क्रिएट करने का। कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि क्या आपको ये लेक्चर पसंद आया, और अब तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं चैनल के बारे में। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।